Hey guys, hello everyone, welcome to Easy Eco with me। आज के इस वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। इसमें भी 2019 दिसंबर इकोनॉमिक्स का जो पेपर था उसको हम सोल्व कर रहे हैं। तो आज पार्ट 3 है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इंडियाज ट्रेड पॉलिसी रिव्यू यानी TPR इज़ कैरिड आउट एवरी 4 ईयर। यानी कि जो TPR ट्रेड पॉलिसी जो है इंडिया की, वो क्या है, प्रत्येक 4 वर्ष बाद उसको क्या है, रिव्यू की जाती है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो TPR है इसको क्या है, प्रत्येक 4 साल बाद इसको क्या है, इसकी पुनरीक्षा की जाती है। एंड सेकेंड ऑप्शन है WTO हैज़ अ मैकेनिज्म फॉर रेगुलर रिव्यू ऑफ ट्रेड पॉलिसीज़ ऑफ मेंबर कंट्रीज़। यानी कि WTO जो है वो जो इसके मेंबर कंट्रीज़ होती हैं उनकी ट्रेड पॉलिसीज़ का उनको रेगुलेट करने के लिए उनका पुनरीक्षण करती है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बोथ 1 और 2 स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हैं। एंड नेक्स्ट हमारा है फ्रीडमैन्स मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी conclude that change in aggregate spending are primarily determined by changes in। यानी कि इसमें क्या पूछा है कि जो फ्रीडमैन का जो आधुनिक मात्रात्मक या परिमाणात्मक जो सिद्धांत है उसमें क्या है, उसका जो निष्कर्ष है वो क्या निकाला गया है कि जो हमारा एग्रीगेट स्पेंडिंग यानी कि जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसको क्या है डिटरमाइन जो है वो किसके डिटरमाइन जो है जो एग्रीगेट टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें जो भी परिवर्तन होता है वो किसके द्वारा होता है। यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर वेलोसिटी ऑफ मनी है या फिर मनी ऑफ सप्लाई है। इन तीनों में से हमें बताना है कि चार ऑप्शन है यहाँ पे। इन चारों में से हमें बताना है कि किसके अकॉर्डिंग इसमें क्या है, चेंज होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि मनी सप्लाई से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है कि द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज अ फर्म इज। यानी कि टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है C एंड Q इज इक्वल टू आउटपुट, Q आउटपुट है, और मार्जिनल कॉस्ट एट Q इज इक्वल टू 10। यानी कि Q इज इक्वल टू 10 हो तो हमें क्या बताना है, मार्जिनल कॉस्ट हमें क्या है, ज्ञात करनी है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है इसका, इसमें कुछ नहीं करना था। MC हमें निकाल के और इसमें Q की जो वैल्यू दी हुई है वो हमें सिर्फ पुट करनी थी, बिल्कुल सिंपल है। इसमें सबसे पहले क्या है, ये हमारा टोटल फंक्शन है यानी कि TC है। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, TC इज इक्वल टू 1/10 क्यूब प्लस 3Q² प्लस 50Q प्लस 300। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट हमें दिया हुआ है, यहाँ से हम क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इजीली निकाल सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट फंक्शन जो है, इसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं। डेरिवेटिव में क्या होता है, डेरिवेटिव सिंपल वे अगर हम बहुत ही कम टाइम में इसको निकालना चाहें तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी ये जो पावर होती है इसको क्या है, हम जो ये मेन वैल्यू होती है इससे क्या है मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ से क्या है एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/3। इसको सोल्व करेंगे, ये पावर जो है वो क्या है, आगे आ जाती है। अब इस पावर को हम 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना है, 3 ही आएगा। ठीक है, डिवाइड बाय हमारा फिर क्या है, 10 आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने बताया कि जो पावर होती है उसमें से हम एक क्या है, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 डिवाइड बाई 10 इंटू Q² प्लस ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 6Q आ जाएगा प्लस 50। ठीक है, यहाँ से एक माइनस करेंगे तो ये Q हट जाएगा और ये इसके साथ कोई भी जो ये वाला जो वेरिएबल है वो इसके साथ नहीं है, तो इसको
छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास MC आ गई। अब हमें क्या है, Q की वैल्यू 10 दी हुई है। अब इसमें Q की जगह हम इसको पुट करेंगे, ठीक है, इसको पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/10 इंटू, यहाँ पे 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 6 इंटू 10 करेंगे ये कितना आ जाएगा, 60 प्लस 50, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये ना माइनस का है, यहाँ पे माइनस का है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे भी माइनस है, ये 6 जो है ये माइनस का है, ठीक है, ये यहाँ पे भी माइनस का आ जाएगा। तो ये 10 यहाँ से काट देंगे, यहाँ पे 100 को 10 से काट देंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 3 को 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 माइनस 60 प्लस 50। अब प्लस का 30 और प्लस का 50 कितने हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 80। और ये माइनस का 60 है, माइनस 60 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और यही हमारा क्या है, राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 20 होगी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। इसको देखो, अगर इसको हम, इसकी सिंपल ट्रिक्स होती हैं जिनके द्वारा हम इजीली कम टाइम में, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए हम ट्रिक्स से जो है क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ताकि इजीली इसको सोल्व हो सके और टाइम कम लगे, ठीक है। तो ये क्या है, कोऑप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें हमें लेबर एंड कैपिटल का जो शेयर है वो दिया गया है, इनकी ग्रोथ रेट दी गई है, ठीक है, और आउटपुट की जो ग्रोथ रेट है वो दी गई है। और हमें बतानी है कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी हमें बतानी है, ठीक है। तो इसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं रेट ऑफ ग्रोथ कैपिटल एंड लेबर की, दोनों की, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 6 इंटू 1/3 प्लस 6, ये कितना है, लेबर का है 3 इंटू 2/3, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे यहाँ से, ये कितना आ जाएगा, 2, ये आ जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पे 2/3 है ही, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, 2, यहाँ भी 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 + 2 इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। और हमें निकालना क्या है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है कि हमारा जो ग्रोथ ऑफ आउटपुट है उसमें से हमें क्या है, जो हमारा ये वाला आया है इसको हम क्या, इससे माइनस कर देते हैं। तो इससे माइनस करते हैं, 6 - 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कोऑप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं, इसकी एक अलग से वीडियो है, ये हमारे एक दूसरा चैनल है इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन के नाम से, उसमें इसकी फुल वीडियो उसमें है, उसमें इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसमें सोल्व किए गए हैं। तो अगर आप देखना चाहो तो वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज अजशन एंड द अदर इज लेबल्ड द रीज़न। यानी 2 स्टेटमेंट दी गई है, एक उसका अजशन है और दूसरा उसका रीज़न है। तो हमें बताना है कि कौन सा सही है। सबसे पहले है, इन क्लासिकल मॉडल, जो क्लासिकल मॉडल है उसमें इन्वेस्टमेंट डिमांड इज रिगार्डेड एज ऑटोनोमस ऑफ चेंजेस इन इनकम और एम्प्लॉयमेंट। यानी इसमें क्या बता रहा है कि जो क्लासिकल मॉडल है उसमें जो हमारी निवेश मांग है, इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो क्या है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट से क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। इसमें इसके परिवर्तनों से क्या है, ये स्वतंत्र है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें ये कोई भी जो इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है हमारी वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करती है, ना कि इससे क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है, इट इज़ वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी विच ब्रिंग फुल एम्प्लॉयमेंट इन द क्लासिकल मॉडल, ठीक है। इसमें क्या है कि जो मजदूरी कीमत लोचशीलता है वही क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्लासिकल मॉडल में जो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है वही क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेके आती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो स्टेटमेंट ए है वो फॉल्स है एंड आर जो है ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू कंसर्निंग अ ट्रायंगुलर और रिकर्सिव सिस्टम।
इसमें बताना है रिकर्सिव सिस्टम जो है वो हम किस में पढ़ते हैं, इकोनोमेट्रिक्स का ये क्वेश्चन है कि इकोनोमेट्रिक्स में हम इसको पढ़ते हैं और डिटेल में इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे चैनल पे। यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जो रिकर्सिव मॉडल है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या बता रही है कि द पैरामीटर कैन बी वैलिडिटी एस्टिमेटेड यूजिंग सेपरेट एप्लीकेशन ऑफ OLS टू ईच इक्वेशन, यानी कि प्रत्येक समीकरण जो है, प्रत्येक इक्वेशन जो है उसमें OLS के जो सेपरेट प्रयोग हैं, OLS के जो सेपरेट प्रयोग हैं वो क्या है, जो पैरामीटर हैं उनकी वैधता को दर्शाते हैं। ठीक है, उनकी वैधता को दर्शाते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मे बी कोरिलेटेड विद द एरर इन द इक्वेशन, एरर टर्म इन द इक्वेशन। इसमें क्या है कि जो भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, यानी जो स्वतंत्र चर हैं, उनको क्या है हम अदर इक्वेशन में जो एरर टर्म है, हमारी एरर टर्म होती है जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, एरर टर्म के साथ उसको क्या है कोरिलेट किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, और ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि इसमें जो प्रत्येक समीकरण जो होती है उसको OLS यानी ऑर्डिनल लीस्ट स्क्वायर जो मेथड है उसके अलग यूजेस के द्वारा हम जो भी पैरामीटर्स है उसका वैध रूप से यानी वैलिडिटी से उसका हम क्या है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंड थर्ड है, एन एप्लीकेशन ऑफ 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर वुड लीड टू अनबायस्ड बट इनएफिशिएंट पैरामीटर एस्टिमेशन। बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन। ये जो लाइन है ये बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ की जाती हैं, तो इसको तो आप हमेशा माइंड में, इसको तो आप क्या है फिक्स ही कर दो कि ये तो बहुत सारे क्वेश्चन में आती हैं कि एन एप्लीकेशन इसमें क्या है रिकर्सिव मॉडल में, और OLS में भी इसका यूज़ होता है, और 2SLS में तो होता ही होता है। तो एन एप्लीकेशन ऑफ 2 स्टेज लिस्ट स्क्वायर जो मेथड है उसमें क्या है, इसका प्रयोग जो है वो जो हमारा अनबायस्ड होते हैं, अनबायस्ड पैरामीटर होते हैं और जो इनएफिशिएंट पैरामीटर होते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मे बी कोरिलेटेड विद द एरर टर्म इन द इक्वेशन इन विच द अपीयर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें क्या है कि जो स्वतंत्र वेरिएबल जो है, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको इक्वेशन में एरर टर्म या फिर जिनमें जो हमारे स्वतंत्र चर के रूप में शो हो रहे हैं उनके साथ रिलेट किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो इक्वेशन है उसमें एरर टर्म के साथ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनको शो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइजिंग ऑफ वेरिएंस इज कैरिड आउट यूजिंग, यानी कि इनमें से हमें बताना है कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसका यूज़ जो है हम वेरिएंस को चेक करने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि F टेस्ट जो है उसका हम यूज़ इसके लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द टेक्सटाइल सेक्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर कौन सा होता है, ये जुड़ा होता है एग्रीकल्चर के बाद ये दूसरा मतलब सबसे बड़ा इंडिया में कह सकते हैं कि सबसे बड़ा सेक्टर है। इसमें ये किससे रिलेटेड होता है, ये कपड़ों से यानी क्लोथिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसमें जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं वो ज़्यादातर इसमें वर्क करते हैं। तो इसमें देखते हैं स्टेटमेंट, तो इंडियाज़ टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग सेक्टर करंटली एम्प्लॉयज़ 35 मिलियन पीपल। बिल्कुल सही है कि इसमें अब तक क्या है 35 मिलियन पीपल जो हैं, 35 मिलियन लोग जो हैं इसमें वर्किंग है। ठीक है, आफ्टर एग्रीकल्चर इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही है, एग्रीकल्चर के बाद दूसरा ये सबसे बड़ा सेक्टर है जिसमें जो क्या है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। ठीक है, उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ श्रिंक एज अ GDP एंड इकोनॉमी ग्रो। बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि जब GDP एंड इकोनॉमी जो है हमारी ग्रो करती है तो टेक्सटाइल सेक्टर का जो
टेक्सटाइल सेक्टर का जो पार्ट है वो क्या है, श्रिंक मतलब क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब इकोनॉमी ग्रो करेगी, जीडीपी बढ़ेगी, तो ऑब्वियस है कि जो हमारे स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी ग्रो करेंगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत हो जाएगी और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नोट करेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी इसमें क्या है, मेजर ऑब्जर्वर और लो स्किल्ड लेबर, यानी कि लो स्किल वाले जो व्यक्ति होते हैं वो इसमें ज़्यादातर वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच फिलिप कर्व एनालाइज होल्ड गुड। इसमें बताना है कि फिलिप्स कर्व में कौन सी इनमें से एक्सपेक्टेशंस है वो यूज़ की गई है। तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नीदर 1 और नोर 2। इनमें से कोई भी एक्सपेक्टेशन जो है वो फिलिप्स कर्व में नहीं यूज़ की गई है, क्योंकि रैशनल अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन जो है वो फ्रीडमैन के मॉडल में यूज़ की गई है, और रैशनल एक्सपेक्टेशन किसी और दूसरे मॉडल में की गई होगी, मेरे को भी ध्यान में नहीं है कि कौन से मॉडल में इसका यूज़ किया गया है। लेकिन जो फिलिप्स कर्व है इसमें क्या है, इसमें स्टैटिक, इसमें जो हमारी प्राइस एक्सपेक्टेशन जो है वो क्या है, स्टैटिक होती हैं। ठीक है, स्टैटिक इसमें माना गया है, यानी कि स्थिर मानी गई है। जो हमारी कीमत प्रत्याशाएं जो होती हैं उनको क्या है, स्थिर माना गया है। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। नेक्स्ट है फॉर एन एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशन द ऑर्डर कंडीशन दैट शुड बी फुलफिल दैट इक्वेशन मस्ट। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि एक्सक्लूड 1 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ इंडोजीनियस वेरिएबल इन द मॉडल, यानी कि मॉडल में जो इंडोजीनियस वेरिएबल, इंडोजीनियस कौन से होते हैं, जो अंतर्जात वेरिएबल जो होते हैं उनके जो टोटल संख्या होती है उसकी तुलना में एक को क्या है, एक्सक्लूड, यानी एक को शामिल ना करना, एक को शामिल ना करना, यही इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो आइडेंटिफाई मॉडल जो है वो हमें यही बताता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 स्टेटमेंट आर गिवन एज अंडर। 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही है। सबसे पहले है जनरलाइज्ड लिस्ट स्क्वायर मेथड, यानी GLS मेथड जो है इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग ब्लू इन सिचुएशन व्हेन OLS फेल। इसमें क्या बताया गया है, ये लाइन जो है वो क्या बता रही है कि जब जनरलाइज लिस्ट स्क्वायर मेथड यानी कि GLS मेथड जो है इसका यूज़ कब किया जाता है, ये कब कैपेबल होती है, जब हमारा OLS ऑर्डिनल लिस्ट स्क्वायर मेथड जो है वो क्या है, वो फेल हो जाता है, और इसके स्थान पे ये हमें क्या प्रोवाइड करवाती है, ये ब्लू प्रॉपर्टीज जो है वो हमें इसके स्थान पे ये प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है GLS इज OLS on the transform variable that satisfy the standard list square assumptions। इसमें क्या है, जो GLS मेथड जो है उसको क्या है, हम OLS में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जब इसमें क्या है, जो स्टैंडर्ड लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन जो है हमारा, 1 सेकेंड, इसमें क्या है कि जो GLS है इसमें जो चेंजेबल वेरिएबल हैं वो क्या है, OLS हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेड वेरिएबल जो है वो क्या है, वो OLS हैं। जो क्या है, स्टैंडर्ड लिस्ट स्क्वायर की जो हमारी अजम्पशंस हैं उसको क्या सेटिस्फाई करता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये। नेक्स्ट है GLS मेथड सूटेबल फॉर डीलिंग विथ मल्टी कोऑर्डिनेटी प्रॉब्लम, बिल्कुल गलत है। ये क्या कह रहा है कि जो GLS पद्धति है ये मल्टी कोऑर्डिनेटी की समस्या को क्या है, समाधान करती है या उसके लिए उपयुक्त है, तो मल्टी कोऑर्डिनेटी से रिलेटेड नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि इसमें क्या पूछा है कि निम्न में से कौन
3 स्टेटमेंट हमें दी गई है और इनको करेक्ट ऑर्डर में हमें लगाना है जनांकीय संक्रमण के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है सबसे पहले क्या होता है, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ठीक है। यानी सबसे पहले आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा 1 पे, एंड उसके बाद बर्थ रेट जो है वो क्या है, वो तो हाई रहती है, लेकिन जो डेथ रेट है वो क्या है, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है तो फैसिलिटीज़ बढ़ती हैं, जैसे हॉस्पिटल बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके कारण जो डेथ रेट है, हाँ बर्थ रेट तो वही रहती है, ठीक है, और डेथ रेट जो है वो कम हो जाती है। तो यानी सेकंड पे ये आ जाएगा। उसके बाद है लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, यानी जब इकोनॉमी पूरी तरह से विकसित हो जाती है या डेवलपमेंट हो जाती है तो वहाँ पे क्या है, एजुकेशन क्वालिटी बढ़ जाती है और अदर फैसिलिटी जो भी होती हैं वो क्या है, पूर्ण रूप से उस देश में लागू हो जाती हैं। तो तब क्या होती हैं, जो बर्थ रेट है वो भी कम हो जाती है और जो डेथ रेट है वो भी कम हो जाती है। यानी इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, 2 3 एंड 1, 2 3 एंड 1, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलियर। इसमें से बताना है कि मार्केट फेलियर का कौन सा, इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमें क्या बताता है कि पैमाने की जो भी बचते हैं वो हमें बताती हैं, ठीक है। तो इनमें क्या है, जो मार्केट है वो फेल नहीं होता है। नेक्स्ट है इन टर्म ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनोमेट्रिक्स विच इज़ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब हमें यहाँ पे क्या है, ये इकोनोमेट्रिशियन जो हैं उनके नाम दिए हुए हैं, इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले कौन आते हैं, सबसे पहले आते हैं टी हेमेल्वो, जो केन्स के टाइम के थोड़े बाद आई थिंक आते हैं। उसके बाद आता है LR क्लेन, और फिर आता है थेल, फिर आते हैं AL नागर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इकोनॉमिस्ट कंट्रीब्यूशन इन इनपुट आउटपुट एनालिसिस। इनपुट आउटपुट एनालिसिस में सबसे पहले कौन आते हैं, सबसे पहले आते हैं क्यूशने, आते हैं सबसे पहले क्यूशने, फिर आते हैं कार्लमैक्स, फिर आते हैं लियोन्टिफ, और फिर आता है हॉकिंस साइमंस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल्डोर्स ग्रोथ मॉडल इनकॉर्पोरेट सम ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन। इसमें क्या पूछा है कि काल्डोर का जो ग्रोथ मॉडल है इसमें बताना है कि कौन कौन सी एजम्पशन उसमें ली गई है। सबसे पहली है टोटल सेविंग इंक्लूड सेविंग आउट ऑफ वेज एंड सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो टोटल सेविंग है उसमें क्या है, सेविंग आउट ऑफ वेज यानी कि मजदूरी बचते हैं, और प्रॉफिट के द्वारा जो भी बचत होती है वो दोनों को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है सेकंड क्या बताता है कि MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग आउट ऑफ वेजेस इज इक्वल टू MPS आउट ऑफ प्रॉफिट। सॉरी, इसमें क्या है, ये इसकी अजम्पशन नहीं है क्योंकि ये क्या है, इक्वल नहीं होती है, ठीक है। क्यों इक्वल क्यों नहीं होते, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा होता है और जो वेज है वो क्या है, वो कम होता है, ठीक है। आउटपुट कंसिस्टेंट ऑफ वेज एंड प्रॉफिट, तो ये भी बिल्कुल सही है, जो आउटपुट है वो वेज एंड प्रॉफिट दोनों को इंक्लूड करता है, सही है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाती है। नेक्स्ट है देयर इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या है, जो पूर्ण रोजगार से क्या है, कम पे भी क्या है इक्विलिब्रियम हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत हो जाएगी क्योंकि ये क्या है, सिर्फ पूर्ण रोजगार पे ही लागू होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 स्टेटमेंट सही है एंड 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये थे आज के, हमने आज थर्ड पार्ट डिस्कस किया, ये थे कुछ क्वेश्चन, बाकी इसको हम 2 पार्ट में और इसको कवर कर देंगे इस पूरे पेपर को, उसके बाद हम नेक्स्ट कोई पेपर लेंगे उसको सॉल्व करेंगे। बाकी आपकी अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मेल कर सकते हैं ecovidmath पे, ecovidmath@gmail.com,
ठीक है, इस मेल पे आप कोई भी ओपिनियन अपना देना चाहें तो दे सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।